हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी हम गोइंग टू स्कूल्स के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया है कि बच्चे, हमारे इंडिया के बच्चे, अलग अलग स्टेट के बच्चे कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करके अलग अलग तरीक़ों से स्कूल में जाते हैं। तो ये एक्चुअली इस चैप्टर का मेन मकसद क्या है कि हमें डिफरेंट स्टेट के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पता चले। और दूसरी बात यह है कि स्कूल जाने में इतनी परेशानी होने के बावजूद बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यानी शिक्षा का कितना अधिक महत्व है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पुली। पुली के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया है आप लोगों को कि वो किस तरह से हम उसके द्वारा बड़े बड़े हैवी वेट को कैरी कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पुली। तो अ पुली मेक्स इट ईजियर टू लिफ्ट थिंग्स। तो हैवी थिंग्स को लाइट कर, मतलब आराम से एक जगह से दूसरे जगह तक पास करने के लिए हम पुली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वेयर डू वी यूज़ पुली। तो अब पुली का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये आपकी अपनी इच्छा है, आप उसका आंसर लिखिए। जैसे सबसे पहले तो आपको पता है, कुएं से पानी निकालने के लिए, टू फेच वाटर फ्रॉम वेल्स। आप लोगों ने अगर अपने गांव वगैरह में देखा होगा, कुएं से इस तरह से घिरनी बनी होती है, इसको हम कहते हैं एक्चुअली घिरनी। ठीक है ना, जिसे हिंदी में घिरनी कहते हैं, इंग्लिश में पुली कहते हैं। तो इस घिरनी से जब अगर इसके ऊपर में रस्सी रख के पानी निकाला जाता है तो बहुत ईजी वे में पानी कुएं से बाहर आ जाता है। बहुत भारी बाल्टी भारी होने के बावजूद भी आसानी से निकल जाता है। इन मूविंग ट्रॉलीज, ट्रॉलीज के बारे में तो आपने देखा ही है, पिछली भी वीडियो में आपने देखा ट्रॉली। अभी अगर हम ये डोंगरगढ़ में भी देखेंगे, वहाँ पर भी देवी के मंदिर में जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी पुली की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली खसक जाती है। इन एलिवेटर्स, अगर आप लोगों ने शॉपिंग मॉल में देखा होगा, एयरपोर्ट में देखा होगा, तो एलिवेटर्स जिसमें सीढ़ियाँ अपने आप ऊपर जाती है नीचे आती है, तो उसमें भी आपका पुली का इस्तेमाल होता है। इन फ्लैग पोल्स टू होस्ट फ्लो, फ्लैग्स, ये झंडा चढ़ाने या उतारने के लिए, आपका झंडा जैसे ऊपर चढ़ रहा है तो इसी पुली की सहायता से ही ऊपर जाता है, या फिर उसको उतारना भी होगा तब भी, अनफोल्ड करना है तब भी आपको इसका, ये पुली का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी इस्तेमाल है, टू लिफ्ट हैवी लोड्स इन कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट्स में आप लोग देखेंगे बड़े बड़े ऐसे इस तरह के उपकरण होते हैं जिससे हैवी लोड्स को उठाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भी पुली का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, आप लोग ढूंढिए और आप अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये तो कुछ आइडियाज़ दिया है मैंने। अब फिर नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज। देखिए, बैम्बू ब्रिज आपने पढ़ा, आसाम में के बच्चे बैम्बू ब्रिज की सहायता से जा रहे हैं। सीमेंट ब्रिज तो आपको हर जगह दिख जाता है। ग्लास के भी ब्रिज होते हैं, इसके अलावा स्टील के ब्रिज होते हैं। ठीक है, हावड़ा ब्रिज आपने सुना होगा, इस्पात का बना हुआ मजबूत ब्रिज है ना। तो स्टील के ब्रिज होते हैं, और भी अलग तरीके के ब्रिज होते हैं, तो आप खुद कलेक्ट कीजिए उनके नाम। कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर। वेयर डू वी मेक अ ब्रिज। अब ब्रिज हम कहाँ बनाते हैं, तो वी मेक ब्रिज ओवर द वाटर। अगर यहाँ पर ये नदी बह रही है, नदी के ऊपर से हमको क्रॉस करना है, तो या तो हम तैर के जाएंगे, या तो हम बोट की सहायता से जाएंगे, या शिप की सहायता से जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए व्हीकल्स को भी जाना है, वहीं से आपको स्कूल भी पार करना है, तो ऊपर में ब्रिज बना देने से आप अपनी साइकिल से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। तो ओवर द वाटर। ठीक है, ओवर द रोड, रोड के ऊपर भी बनाया जाता है। मतलब जैसे ये वाई शेप ब्रिज भी आपने देखा होगा कई बार रोड के ऊपर में, मतलब एक साथ इस तरफ भी जा सकते, इस तरफ भी जा सकते, और नीचे से भी वाहन गुजर रहे हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है कि मतलब एक ही रोड पर पूरा व्हीकल्स का लोड नहीं पड़ता है, इसलिए ओवर द रोड भी बनाया जाता है। फिर उसके बाद बिटवीन टू माउंटेन्स, यहाँ पर दो बड़े बड़े पहाड़ हैं और उन दोनों के बीच से हमको क्रॉस करके जाना है, तब भी हम ब्रिज का सहारा ले सकते हैं। फिर उसके बाद रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर में, रेल नीचे से जा रही है और ऊपर से सड़क चल रही है ना, तो उस पर से ब्रिज बना दिया गया है, तो उससे अपने व्हीकल आराम से पास होते जाते हैं। मतलब रेलवे क्रॉसिंग के लिए आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रिज की सहायता से अपना क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ द एनिमल्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन।
तो अभी आप लोगों का ये गोइंग टू स्कूल चैप्टर में आपने देखा डिफरेंट स्टेट में बच्चे किस तरह से अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो ये केवल स्कूल की बात नहीं है, व्यक्ति लोग भी अलग अलग तरीके से जाते हैं। तो व्हीकल्स नेम एंड वेयर दे आर यूज्ड, अब कौन कौन से एनिमल्स यूज़ होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो आपने कैमल तो देखा, कैमल कार्ट में यूज़ होता है। ऊँट गाड़ी जिसको बोलते हैं, ये जनरली डेजर्ट एरिया में होता है, राजस्थान है, गुजरात है, ये सब जगहों में आपका इस तरह से कैमल कार्ट यूज़ होता है। ठीक है, फिर बुल्लक, बुल्लक बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में यूज़ होता है। ये तो अपने छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, जहाँ पर प्लेन एरिया है, मतलब मैदानी भाग जिसको बोला जाता है, वहाँ पर आप बुल्लक कार्ट इस्तेमाल करते हैं। फिर हॉर्स है, हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी भी है आपका प्लेन एरिया में भी यूज़ होता है, हिली एरिया में भी कहीं वो आराम से घोड़ा चल लेता है तो वहाँ पर भी यूज़ होता है। इसके अलावा आप देखेंगे एलिफेंट भी यूज़ होता है, एलिफेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। जंगल से लकड़ी काट के बड़े बड़े लट्ठे उसके ऊपर लादे जाते हैं। तो ये हालांकि आजकल थोड़ा सा इस बात के लिए कहा जाता है कि एनिमल्स के ऊपर में इतने अत्याचार नहीं करने चाहिए, क्योंकि अभी मशीनरी भी आ गई है और एनिमल्स को जंगल में है तो जंगल में सुरक्षित रहने देना चाहिए, अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। हम अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा है। तो ये इन सब चीज़ों को भी हमको ध्यान देना है। आप लोग भी बताइए इस बारे में कि आप लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़। जुगाड़ आपने कहाँ पर देखा था? इसको आपने कहाँ देखा था? गुजरात में, है ना। गुजरात में क्या देखा था कि एक मोटर गाड़ी थी और मोटर गाड़ी के पीछे में इस तरह से कार्ट बना दिया गया था और मोटर गाड़ी के थ्रू ये आराम से यहाँ पर कार्ट के पीछे आराम से लोग बैठे हुए हैं और उसकी सहायता से आगे जा रहे हैं। तो जुगाड़ का मतलब क्या होता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए और पर्टिकुलर वो चीज़ नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए हम किसी दूसरे तरीके से वो काम अपना निकाल लिए, पर थोड़ा टेम्पररी टाइम के लिए कुछ पर्टिकुलर। जैसे मान लीजिए आप बारिश में जा रहे हैं, आपको छाता नहीं अवेलेबल हो पाया, अम्ब्रेला नहीं मिला, आपने पॉलीथीन अपने सिर पे लगा लिया, आप बारिश से भीगने से बच गए, ये भी एक तरीके से जुगाड़ है। तो मतलब हमको जो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए जो उसके लिए यूज़ होती है वो ना यूज़ करके हम उससे मिलता जुलता कुछ उस समय टेम्पररली यूज़ करने के लिए हमने काम चला लिया अपना, उसको हम कहते हैं जुगाड़। ठीक है, तो जुगाड़ मीन्स समथिंग दैट इज मेड टू सर्व अ पर्पस ऑन टेम्पररी बेसिस, मतलब कुछ थोड़े समय के लिए अगर हमको कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना है तो उसको हम कहते हैं जुगाड़। आप भी बताइए कि आप क्या जुगाड़ कर सकते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ बनाने के लिए, उसको मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर अब अगला क्वेश्चन है मैचिंग। ठीक है, आप लोगों ने जो अपनी बुक में पढ़ा, चैप्टर में पढ़ा, तो उसमें आपने देखा कि अलग अलग स्टेट्स के बच्चे क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर मैच करना है। तो आसाम में आपने देखा, सबसे पहले आसाम में बच्चे कैसे जा रहे थे स्कूल? बैम्बू ब्रिज से, है ना। आसाम में बैम्बू ब्रिज। केरला, केरला में एक बोट होता है लकड़ी का, उसको हम क्या नाम बोलते हैं? वल्लम। तो केरला वल्लम। ठीक है, लद्दाख में के किसके सहारे से जा रहे थे? पुली को के सहारे से, मतलब ट्रॉली को लटका दिया गया था और ट्रॉली में बच्चे बैठ के जा रहे हैं। राजस्थान कैमल कार्ट हो गया। ठीक है, नॉर्दर्न हिल्स है, वहाँ पर स्नोई एरिया है। स्नोई एरिया में क्या होता है, मतलब बर्फ़ पूरी तरफ फैली रहती है, तो बर्फ़ में अगर मान लीजिए एक जगह आप ज़्यादा देर तक खड़े रह गए तो बर्फ़ के अंदर आपके पैर धंस भी सकते हैं। तो इसलिए एकदम पैर अच्छे से जमाते हुए एक दूसरे के हैंड को होल्ड करते हुए जाना पड़ता है और इस तरह से जल्दी जल्दी, मतलब उन लोग इस तरह से क्रॉस करते हैं सावधानी के साथ। तो ये यहाँ पर स्नोई एरिया कहलाता है उसमें। फिर गुजरात में जुगाड़ आपने किया, है ना, वही जो कार्ट है वो मोटर के सामने लगा दिया और मोटर के पीछे कार्ट लगा दिया और उसमें आराम से बच्चे बैठ के चले गए। विलेज इन प्लेन, प्लेन विलेज में आपका बुल्लक कार्ट है, साइकिल है, आप किसी से भी, जहाँ पर रोड बनी हुई है, जैसे मान लीजिए रोड बनी हुई है तो आराम से आप साइकिल से मूव कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इस तरह से घास वगैरह वाला एरिया है तो आप बुल्लक कार्ट की सहायता से भी जा सकते हैं।
ठीक है। बस्तर सीजी वगैरह में आप देखेंगे वहाँ पर थिक फॉरेस्ट है, मतलब जंगली इलाका है। जंगली इलाके से बच्चे आराम घुस के, जंगल से घुस के पार कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। उत्तराखंड में आप देख रहे हैं रॉकी एरिया है। रॉकी एरिया मतलब कि पत्थर है, चट्टाने हैं, मतलब वहाँ पर प्लेन नहीं मिलेगा आपको, एक के बाद एक ऐसे चढ़ाव मिलेगा या फिर उतार मिलेगा। आप सीधा सीधा नहीं चल पाएंगे, यहाँ पे पत्थर पत्थर जुड़े रहते हैं और आपको कभी चढ़ के जाना पड़ता है, कभी किसी तरह से। तो नॉर्मल जगह के व्यक्ति लोग आसानी से नहीं चढ़ पाते, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उन लोगों को इसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं और वो आसानी से चढ़ लेते हैं, उतर लेते हैं इस पहाड़ी इलाके में। ठीक है ना। तो अगर हम इंडिया घूमेंगे तो हमको ये सब चीज़ें बड़ी रोचक मिलेगी। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपका हेल्प बॉक्स भी बना हुआ है, इस हेल्प बॉक्स से छाट कर आप इसमें फिलअप कीजिए। ठीक है। फर्स्ट, टू लिफ्ट द हैवी थिंग्स इजीली वी यूज। ढूंढिए यहाँ से क्या यूज करते हैं आप। हैवी थिंग्स को हमको पकड़ के ले जाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, पुल्ली। तो आंसर लिख लीजिए यहाँ पर पुल्ली। ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन रॉड। क्या चीज सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन रॉड्स का बना होता है, इसमें से ढूंढेंगे। आपको बड़े आसानी से मिल गया सीमेंट ब्रिज, यहाँ पर लिख लीजिए सीमेंट ब्रिज। ठीक है। इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड। अ स्मॉल वुडन बोट यूज्ड इन केरला, ये तो बहुत अच्छे से पता है, वल्लम। वल्लम। ठीक है। वे होल्ड हैंड एंड वॉक केयरफुली ऑन स्नो ए। कहाँ पर हम ऐसे केयरफुली वॉक करते हैं, तो ये आ जाएगा हिली, स्नोई एंड हिली एरिया, नॉर्दर्न हिल्स वगैरह भी, शिमला वगैरह साइड में आप देखिए तो इस तरह से आ जाएगा नॉर्दर्न हिल्स। और द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन इन द माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है। तो ये आपका फिलअप्स भी हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट 2-3 पॉइंट्स अबाउट फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे मैंने एक हल्का फुल्का फॉरेस्ट का पिक्चर बनाने की कोशिश किया। आप लोग तो बहुत अच्छे से पिक्चर ड्रॉ करते हैं, तो उसको एक साइड में आप पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा और फॉरेस्ट के बारे में लिखिएगा। ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखा वही लिखिए, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगर आप फॉरेस्ट घूमे हुए हैं तो आप उसके बारे में, आपको क्या लगता है, आप उसके बारे में 2 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन, लेकिन अपनी मर्जी से लिखने की कोशिश कीजिए। तो इन फॉरेस्ट थिक एंड डेंस ट्रीज ऑलवेयर, यहाँ पर बहुत घने घने पेड़ पौधे होते हैं और ऊंची ऊंची, लंबी लंबी, मोटी मोटी झाड़ियाँ पेड़ होते हैं। तो एक इतना ज़्यादा मतलब एक दूसरे से घुसे हुए रहते हैं कि वहाँ पर सनलाइट भी आसानी से पास नहीं हो पाती, तो हमेशा आपको एक अंधकार दिखाई देगा। तो ये, और दूसरी बात है वहाँ पर इतना ज़्यादा साइलेंट होता है, शांति होती है कि आपको अकेले वहाँ से गुजरने में बहुत डर लगेगा। तो ज़्यादातर लोग एक दूसरे के साथ ही जाते हैं, लेकिन जो जंगली इलाकों में रहते हैं उन लोगों के लिए, वो उन लोग वहाँ के जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, पक्षियों को, सबको जानते हैं, तो उन्हें परेशानी नहीं होती है। वे उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, जीव जंतुओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते, पेड़ पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। जो नीचे गिरी हुई लकड़ियां होती है उसी का इस्तेमाल करते हैं और उसके फल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी मतलब उसका उन लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं जंगलों का, जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए वो जंगल हमारे प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर एकदम साइलेंट रहता है, क्योंकि मतलब मनुष्य वगैरह की का रहने वाले तो रहते नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए एकदम साइलेंट रहेगा। केवल आपको वहाँ पर डिफरेंट बर्ड्स की, वाइल्ड एनिमल्स की और डिफरेंट क्रिएचर की अलग अलग आवाज़ें सुनाई देगी, पेड़ों की सरसराहट सुनाई देगी, है ना। तो इस तरह से जंगलों में होता है। ये तो मैंने फॉरेस्ट के बारे में लिखा। आप स्नोई एरिया के बारे में खुद से लिखेंगे। स्नोई एरिया मतलब बर्फीले क्षेत्र के बारे में, है ना। स्नो, जहाँ पर ये नॉर्दर्न हिल्स वगैरह एरिया है, तो वहाँ के बारे में आप लोग ढूंढ के, जैसे आपने कहाँ देखा, उसको फिल्मों में देखा या खुद से कभी गए हैं घूमने के लिए, तो आपने देखा, आपने क्या महसूस किया, उसको आप अपने ओन वर्ड में लिखेंगे। ठीक है। अब फिर इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है
दैट इज़ पनिशमेंट। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए मैं आप ही लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या स्कूल में पनिशमेंट देना अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नेचुरली नो, है ना। इसका जवाब क्या है? नो। अब बच्चे अगर मान लीजिए गलतियाँ करते ही हैं, तब क्या पनिशमेंट दे के ही उनको सुधारना पड़ेगा? तो इसका भी उत्तर नो है। कुछ बच्चे क्या गलती नहीं भी करते हैं, वो कारण जिम्मेदार नहीं होते। मान लीजिए होमवर्क की बात है, कुछ है घर में, वे हो सकता है उन लोगों को बहुत काम पड़ गया हो, या हो सकता है उनके मम्मी पापा रात भर कहीं बहुत दूर गए होंगे, बच्चे ने अपना काम नहीं पूरा कर पाया, उसके पास कॉपी नहीं रही हो, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसने होमवर्क नहीं पूरा किया और उसके बाद वो सुबह आया स्कूल में टीचर्स को भी पता नहीं चला, टीचर्स ने भी उसको पनिशमेंट दे दिया। अब धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा एकदम उदासीन रहने लग जाता है, चुपचाप रहने लग जाता है, और उसके जो व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं हो पाता है। तो पनिशमेंट कभी नहीं देना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन पनिशमेंट से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ द मस्ट। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कोरोना का समय चल रहा है, अगर अभी भी आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, आप देख रहे हैं लॉकडाउन हट गया है, हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम जाएंगे सब लोगों से गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, सब करेंगे, अरे बाहर का हम मज़े से खाएंगे, अपने दोस्तों को पार्टी देंगे, तो फिर क्या आप स्वस्थ रह पाएंगे? आप तो इस वायरस के प्रकोप को और बढ़ाएंगे। तो बेटर है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? हमको डिसिप्लिन में रहना है। स्कूल में भी पनिशमेंट ना मिले, इसके लिए भी आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पनिशमेंट किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, तो स्कूल में पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए बच्चों को सावधानी रखनी है कि हमें स्कूल के डिसिप्लिन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। कई बार आप लोग क्या होता है, बहुत महंगी महंगी चीज़ें स्कूल में लेके आ जाते हैं, है ना। उससे दूसरे बच्चों को लालच आती है, वो लोग आपका चीज़ चुरा लेते हैं, फिर चुराने के बाद आप लोग फिर उनको देखते हैं, आपको पता चलता है, फिर मारपीट होती है। तो ये सभी चीज़ों से बचने के लिए आप सबको, इसीलिए यूनिफॉर्म होता है स्कूल में, है ना। तो ये सभी चीज़ों से आपको सावधान रहना है, अपने आप को अच्छा रखना है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप अपने माता पिता से शेयर कीजिए और अपने शिक्षकों से शेयर कीजिए, क्योंकि माता पिता और शिक्षक कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, गोइंग टू स्कूल, और विभिन्न क्षेत्रों के बारे में समझिए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कीजिए। केवल आप बुक पर निर्भर मत रहिए। ओके, थैंक यू।